ठीक है, और गरीबों के लिए ज्यादा आ रही है, लेकिन उसका लाभ वास्तव में गरीबों तक नहीं हो रहा है। तो सरकार को अपनी योजनाओं को समाहित करना पड़ेगा और एकीकृत योजना सिस्टम लाना पड़ेगा, एक जैसा सिस्टम। जब एक जैसा सिस्टम होगा तो आपको क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार आप तक चीजें पहुंचे। अब हमको चाहिए चावल, सरकार दे रही है गेहूं। हमको चाहिए दाल, सरकार कह रही है चावल खाओ। जो जैसी आवश्यकता उस हिसाब से पूर्ति हो तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हो गया ना? तो अगर सरकार का क्वेश्चन बनेगा कि इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, राजकोषीय नीति में टैक्स क्या करें, कम करें या बढ़ा दें? बढ़ाना तो है ही यार, आपके कॉन्सेप्ट में तो क्या है, बढ़ाना पड़ेगा ना, इनकम बढ़ाना है। तो अभी तो घाटा कम होगा, घाटा कम होगा तो राजस्व घाटा कम होगा, मुद्रा की पूर्ति कम होगी तभी। तो आपको कॉन्सेप्ट में तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। लाभांश सरकार का बढ़ाना पड़ेगा, टैक्सेस हमने एक सिद्धांत के रूप में भी समझा दिया है, ठीक है, शुल्क बढ़ाने पड़ेंगे, फाइन, और ये खर्चे कम करने पड़ेंगे। अभी मुद्रा की पूर्ति पर क्या होगा, कंट्रोल। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा, पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट है, ये क्या हो गया, पूंजीगत बजट। पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, बस ज्यादा नहीं यहां पर, बस थोड़ा ही समझ लेंगे। पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बजट है ये। पूंजीगत प्राप्ति नंबर 1, विनिवेश से प्राप्ति। दूसरा, उधारियों से प्राप्ति। पूंजीगत व्यय, सड़क निर्माण पर व्यय। अस्पताल बनवाना, स्कूल पर व्यय, मतलब एक तरह से अवसंरचना पर व्यय। और फिर आता है लास्ट आता है पूंजीगत
में उधारियों की वापसी, या ब्याज अदायगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं अब? नहीं हुआ? जो बात कर रहे हैं तो ठीक ही होगा सब। ठीक, अब देखो, बताओ, इनमें से कौन सा बजट विकासात्मक बजट कहा जाएगा? है? क्यों? है? इसमें क्या हो रहा है? सड़क निर्माण। अब यहां पर याद रखना ऐसे कि जब भी कोई नया काम होगा वो कहां से होगा? ठीक है, जब भी कोई पुराना काम होगा या मरम्मत होगी, अगर स्कूल में पेंटिंग होनी है तो कहां खर्चा आएगा? और अगर स्कूल की बिल्डिंग बननी है तो, अगर तोप की मरम्मत है तो मतलब सैन्य खर्चा, और तोप नहीं खरीदी गई तो अर्थात विकास को बढ़ावा देता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं और अपनी संपत्ति को कम कर रहे हैं, तो विकास के लिए कर रहे हैं, ये सरकार सदन में दर्शाती है। नहीं तो क्वेश्चन मार्क नहीं कर देगा विपक्ष कि उधार क्यों लेके आ रहे हो भाई। तो सरकार कहती है कि जो पैसा हमको वहां से मिला वो तो हमारा खर्चा है, अब मुझे सड़क बनवानी है, पुल बनवाना है, ये सब तो मेरे पास दो ही है कि मैं अपनी संपत्तियां बेचूं या उधार लेकर आऊं। तो उसको जस्टिफाई करता है कहां? ये पहलू अर्थात पूंजीगत प्राप्ति के रूप में। नहीं तो विपक्ष पूरा क्या हो जाएगा? तो विकासात्मक बजट किसे कहते हैं? पूंजीगत बजट विकासात्मक बजट कहलाता है, और गैर विकासात्मक बजट राजस्व बजट गैर विकासात्मक बजट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखो विनिवेश से प्राप्ति,
विनिवेश क्या होता है, एक शब्द आया है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाना और एक तरफ है पूंजी का निकालना, समझना बिल्कुल साधारण भाषा में। निकालना, ठीक है। ये फैक्ट्री है, ये कंपनी है, यह संस्था है, मान लेते कोई है, इसमें अगर कोई पैसा लगा रहा है तो ये क्रिया कहलाती है क्या, निवेश, ठीक है। और अगर कोई पैसा निकाल रहा है तो ये क्रिया कहलाती है क्या, विनिवेश, ठीक है। निवेश में अधिकारिता में वृद्धि होती है, निवेश होता है तो क्या होता है, अधिकारिता में वृद्धि होती है, ठीक है। और विनिवेश में अधिकारिता में क्या हुई, कमी होगी। में कमी होगी, ठीक है। क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। और ये जो कार्य किया जाता है वो शेयर के बेस पर किया जाता है। किसके बेस पर, शेयर के बेस पर किया जाता है। यहां ये कार्य जो अर्थव्यवस्था में चल रहा है, कैसे समझो। पटना में चाय वाली थी, बहुत फेमस हुई लॉकडाउन के समय। अब पटना में चाय वाली ने चाय एक तरह से बनानी शुरू की, तो जब चाय बनानी शुरू की तो अपना बिजनेस इसने रजिस्टर्ड कराया। कहां रजिस्टर्ड कराया, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया गया। कैसे, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया गया। अब कंपनी एक्ट में कई तरह के प्रावधान होते हैं कि आपको कैसे रजिस्टर्ड कराना है सिस्टम को, ठीक है। एक एक्ट है कंपनी एक्ट जो 2013 के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें कई तरह से प्रावधान होते हैं कि आपको कैसे रजिस्टर्ड चीजें करानी है, ठीक है। अब रजिस्टर्ड करानी है तो वो पूछेंगे अच्छा कैसे रजिस्टर्ड करानी है, तो आप कहोगे एनजीओ के रूप में, तो वो कहेंगे ठीक है एनजीओ का फॉर्म अलग आता है एक्ट में, कर लो। आप समिति के रूप में कराना चाहते हो तो समिति के रूप में कर लो, ठीक है। आप प्रोप्राइटरशिप में कराना चाहते हो, प्रोप्राइटरशिप में करा लो। आपको कैसे कराना है, प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कराना है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड के रूप में कराना है तो उसकी शर्तें हैं, उनको फॉलो अप अगर कर रहे हो तो करा लो। सब चीजें रजिस्टर्ड कैसी होंगी भाई, बिजनेस किया होगा इन्होंने, तो इन्होंने क्या बिजनेस किया होगा तो इस बिजनेस को रजिस्टर्ड करा के कर रहे होंगे, जीएसटी नंबर वगैरह ले रहे होंगे। कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में। कैसे होगा, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगा। कोई भी है, बैंक है, बैंक भी कैसे रजिस्टर्ड होती है, कंपनी एक्ट के तहत। लाइसेंस बैंक को मिलेगा तो पहले क्या होना चाहिए, कंपनी के रूप में रिप्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसको लाइसेंस मिलेगा बैंकिंग का, ठीक है। बैंकिंग के लाइसेंस की एक शर्त यह भी है कि कंपनी एक्ट 1956 के तहत, अब तो 2013 हो गया है, रजिस्टर्ड संस्था हो तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है यहाँ, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब पटना चाय वाली ने कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करा और कहा क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में कि मैं प्रोप्राइटरशिप के तहत रजिस्टर्ड करा रही हूं, अर्थात मेरा स्वयं का मालिकाना हक है, किसी और का नहीं। क्लियर। अब कंपनी एक्ट के तहत जब रजिस्टर्ड कराइए तो इसने पर डे के हिसाब से 2000 चाय बेचना शुरू कर दिया। कितनी चाय, और 20 रुपए की एक चाय। गल्ला कितने का हो गया डेली का, 40,000 है ना, 40,000 की हो गई ना डेली की। अगर 2000 चाय पर डे कब बेच रही है वो लड़की, और हम भी जाकर देखे थे जब पटना पढ़ाने गए थे किसी कोचिंग में, तो हमने देखा था वहां पर लोग सेल्फी खिंचाने वाले ज्यादा लोग थे, और उस सेल्फी खिंचाने के दौरान वो 3-3, 4-4 चाय पी रहे थे। भीड़ लगी रहती थी, बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट बाद मेरा भी नंबर आया कि वही देखें। तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या है, हाँ पिए भाई, ठीक है। तो पटना में चाय वाली प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत ये चीजें रिप्रेजेंट होती है।
और जब ये चीजें रिप्रेजेंट होती हैं तो ऐसी कंडीशंस में अब जैसे बिजनेस 40,000 पर डे का हुआ तो 12 लाख का महीने का हो गया। अब मुझे तो कान खड़े हो गए, अरे यार 12 लाख का महीने का, बचत अचत मिला के ये 3 से 4 लाख रुपए लड़की चाय में ही बचा रही है, ये तो हमसे ज्यादा कमा रही है, ये तो बहुत अच्छा है यार। अब मैंने उससे संपर्क किया, मैंने कहा देखो 4 दुकानें खोल दूंगा, पैसा हम लगाएंगे, तुम बस केवल ब्रांड हो, ब्रांड बनी रहो, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। नतीजा ये हुआ कि अब मिल गए इसको क्या, निवेशक, जो पूंजी में क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। और मैंने 4 दुकानों का पैसा जब लगाया तो ये कंपनी कन्वर्ट हो गई प्राइवेट लिमिटेड रूप में, ठीक है। कैसे, 2 या 2 से अधिक पार्टनर, ठीक है, पार्टनर हो गए। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में महिला भी होनी चाहिए, तो है ही वो, ठीक है। तो अब इन्वेस्टर्स आ गए, अब इन्वेस्टर्स आ गए तो फिर और बिजनेस बढ़ा। 4 दुकानों पर बिक्री जब देखी तो और भी इन्वेस्टर्स आए। मैंने जब पैसा लगाया था तो ये कहा था 50-50, ठीक है। मैंने पैसा लगाया था तो क्या कहा था, 50 आपका 50 मेरा, चिंता मत करो, आपके प्रॉफिट में कमी नहीं आएगी बल्कि मुनाफा हो गई होगा, ठीक है। अब 50% हिस्सा मेरा, 50% हिस्सा मेरा, यही क्या कहलाया, शेयर के रूप में जाना गया। अब और सिस्टम बढ़ा, मैंने और इन्वेस्टर्स बुलाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं ये, जो हमारा पूरे बिहार में दुकान खुलवाएगा, ठीक है। फिर मुझे लगा ये तो ब्रांड बनना चाहिए, हर गांव में बनना चाहिए, तो अब बड़े इन्वेस्टर चाहिए थे, इतना बड़ा नहीं मिल रहा था। मेरे टर्नओवर और टर्म और कंडीशन ऐसी आ गई कि मैं अब पैसा जनता से वसूल कर सकता। तो मैंने कन्वर्ट किया किसमें, शेयर के माध्यम से शेयर बाजार में अपने आप को लिस्टेड कराया और जनता के लिए यहां पर क्या किया, शेयर निकाले और जनता से पैसा इकट्ठे करके अपने बिजनेस को बढ़ाया। वो कंपनी क्या कहलाने लगी, पब्लिक की भागीदारी हो गई ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रिप्रेजेंट हुई। क्लियर हुआ। तो ये जो शेयर है, ये शेयर कोई लगा रहा है कंपनी में तो उसकी धारता होगी, 50-50% है, गवर्नमेंट लगा रही है तो गवर्नमेंट की धारता होगी। तो गवर्नमेंट अगर लगा रही है तो अब 50% किसकी चलेगी, पटना चाय वाले की, और 50% मेरी। तो मेरी अगर चलेगी तो मेरे लिए तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इसने क्या किया, विनिवेश किया। इसकी अधिकारिता में क्या हुई, कमी आई, मेरी अधिकारिता में वृद्धि हुई। मुझे अधिकार थे ही नहीं ना, मुझे मिले। तो विनिवेश में क्या होता है, गवर्नमेंट की अधिकारिता में क्या होती है, कमी आती है, गवर्नमेंट की अधिकारिता में कमी आती है यहाँ। और ये फिर कई तरीके से विनिवेश किया जाता है, ठीक है, कई तरीके से विनिवेश किया जाता है। जैसे, ठीक है, जस्ट लाइक ये समझो कि सरकार यहां पर कहे क्या कि देखो भैया, आप एक तरह से विनिवेश करोगे तो 51% होगा मेरा और 49% क्या होगा, ठीक है। सरकार कहेगी 26% एक तरह से होगा मेरा, ठीक है, और 74% होगा किसका, ठीक है। ये चीज शो करती है जब विनिवेश होता है 51%, ठीक है। ये शो करती है क्या कि भाई एक तरह से कंपनी का मालिकाना हक भी मेरा है
और कंपनी के प्रबंधन में इंटरफेरेंस भी मेरा है। अगर गवर्नमेंट कहती है कितना परसेंट मैंने किया, 51% मैंने अपने पास रखे, 49% किसको दिया? 49% किसको दिया? सामने वाले को। तो ये कह रहा है, इस गवर्नमेंट कह रही है क्या, मालिकाना हक भी मेरा है ज्यादा और प्रबंधन में, ठीक है। ये बताता है कि मालिकाना हक मेरा नहीं है, बल्कि क्या है, प्रबंधन में इंटरफेरेंस हम करेंगे। किसमें इंटरफेरेंस करेंगे? मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस करेंगे। किसमें? ठीक है। अब देखो, यहां समझो, कंपनी कोई भी अगर बड़ी डिसीजन लेती है जो कंपनी के संदर्भ में, तो उसमें डिसीजन तभी पास होगा जब 75% प्रबंधन से हामी होगी। समझिएगा मैंने क्या कहा बात को। अगर सरकार कहती है कि मैंने 51% किसको दिया? अपने पास, और 49% तो कंपनी का मालिक भी सरकार बनी हुई है, और सरकार इंटरफेरेंस कर रही है किसमें? प्रबंधन में भी इंटरफेरेंस कर रही है, अर्थात मैनेजमेंट में भी सरकार का इंटरफेरेंस है। ठीक है। सरकार कहती है कि 26%, तो इसका मतलब सरकार ने खो दिया मालिकाना हक। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई डिसीजन कंपनी लेती है तो उसके लिए शेयर होल्डिंग रहना कितना है? प्रबंधन से संबंधित। इसका मतलब प्रबंधन में इंटरफेरेंस सरकार का अभी भी, क्योंकि 74 ही तो दिए हैं, 75वां तो सरकार के पास है। प्रबंधन से संबंधित कोई भी निर्णय अगर दिया गया, तो प्रबंधन से संबंधित कोई भी निर्णय दिया गया सरकार के द्वारा, तो कोई भी अगर डिसीजन होगा कंपनी के अंदर, तो कितने परसेंट पे होता है? 75% पर प्रबंधन से संबंधित। मतलब कंपनी को बेचना है किसी को, या डिसॉल्व करना है, और डिसॉल्व करना है, बेचना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बिना गवर्नमेंट की अनुमति के वो ना बेच सकता है, ना ही, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कितने परसेंट? 75% की भागीदारी। 74 ही तो दिए हैं, 1% तो सरकार से, सरकार की जरूरत है। और सरकार जब किसी को 74% देती तो एक आदमी को देती नहीं, तो ये कभी एक नहीं होंगे। एक नहीं होंगे तो सरकार की कंपनी हमेशा ही बनी रहेगी। नहीं होता निजी क्षेत्र कब्जा कर लेगा, निजी क्षेत्र कब्जा कर लेगा, निजी क्षेत्र। ठीक है। यही निवेश कहलाता है रणनीतिक विनिवेश। क्या कहलाता है? स्ट्रेटजिक विनिवेश। कितने परसेंट बेचा उसने? 74%। 26% किस पर कब्जा है? अभी भी प्रबंधन में कब्जा है अभी भी। ठीक है। तो दो तरीके से कंपनी, सरकार क्या करती है? विनिवेश करने का काम करती है, जिस पर पूरी के पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है अर्थव्यवस्था में। क्लियर हो गया इन कॉन्सेप्ट? नहीं हुआ? चेहरे पे चमक नहीं आई? चेहरे पे चमक नहीं आई है? फिर से समझना। ठीक है। मैंने इन्वेस्टर्स तो समझ में आ गए। इन्वेस्टमेंट, कंपनी के शेयर धारता कितनी? 100%। ठीक है। अब मुझे विनिवेश करना है, अपने शेयर बेचना है। तो शेयर बेचना है तो मैं अपनी अकल से बेचूं कि यार मेरा कब्जा रहे कंपनी में परमानेंट, अर्थात मालिक भी मैं बना रहूं, और ठीक है, ये कैसे हो सकता है?
ये हो सकता है कमरा बेच दो, लैट्रिन बनाए रखो अपनी, कमरा बेच दो, मकान के साथ लैट्रिन का कब्जा मेरा, एक हिस्सा ज्यादा मेरा, तो मेरी जरूरत हमेशा ही तो 51% मेरे, एक एक्स्ट्रा लैट्रिन जो है वो मेरे पास है, अब उनको बार बार आना पड़ेगा, मालिकाना हक है, मालिकाना हक है, ठीक है। और प्लस प्रबंधन में भी है, क्योंकि प्रबंधन में डिसीजन लेने के लिए कितना % चाहिए, और 51% के मालिक हम हैं, तो दोनों पर कब्जा किसका? गवर्नमेंट का। एक सरकार ने बेच दिया कितना? 74% शेयर अपनी कंपनी के। अब 74% बेच दिया, इसका मतलब है सरकार ने तो खो दिया ना। अब आपको लग रहा है क्या कि मेन कब्जा प्राइवेट सेक्टर का हो गया? नहीं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग करना है प्रबंधन में तो कितने % चाहिए, और 74 बेचे हैं, 1% तो अभी भी लैट्रिन तो बचा के रखे हैं। क्लियर हुआ? इस तरह से क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी विनिवेश की प्रक्रिया को करती है, और सरकार इस तरह से बनाकर रखती है कि स्ट्रेटेजिक, घबराना नहीं है विनिवेश से कि सरकार निजी क्षेत्र को दे रही है, निजी क्षेत्र को दे रही है। बोले लाल किला बेच दिया, अरे बेच नहीं दिया, उसने कहा कि यार देखो 5 करोड़ रुपया हमारा खर्च होता है लाल किले को मेंटेन करने में, ठीक है, और 5 करोड़ रुपया खर्च होता है लाल किले को मेंटेन करने में, उसकी साफ सफाई करने में, उसकी सारी चीजें करने में। उसने एक निजी क्षेत्र की कंपनी को बुलाया, 5 करोड़ रुपया तो खर्च होता है और मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि लाल किले की 10 रुपए की फीस है, वो भी लोग नहीं देते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। उसने एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को बुलाया, कितने करोड़ दोगे? उसने कहा 25 करोड़। बोले दो। बोले आज से टिकट तुम लगाओ, म्यूजिकल शो तुम दिखाओ, लोगों से पैसा वसूल कर सकते हो करो, बाहर चाट पापड़ी खिलाओ इन लोगों को बढ़िया, और पैसा वसूल करो, 25 करोड़ हमको दे दो। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल बाद हम आपसे मिलेंगे। कंपनी ने उसकी रखरखाव भी अपने जुम्मे ले ली, मेंटेनेंस भी उसके अपने जुम्मे दे दी, और लोग बड़े मजे से जो 10 रुपए टिकट लिया करते थे, अब 50 रुपए देके एंजॉय करते हैं और सेल्फी लेते हैं। बहुत बढ़िया है, रखरखाव का खर्चा तो बचा ना, टेंशन तो बचा। अब लाल किला बेच थोड़ी ना दिया, केवल रखरखाव का खर्चा दे दिया। कुंभ है, ठीक है, अब कुंभ है, कुंभ में करोड़ों खर्च कर देती है सरकार, कर देती कि नहीं, और हर साल खर्चा होता है इतना ही, लेकिन नतीजा क्या होता है? जब पिछली बार आया था तो मैं 3 दिन के लिए वहां घूमने गया था, शाम को वहीं जाके मोमोज वोमोज पैक करा के हमने सोचा कि वहां पर पिकनिक में आसपास पूरा गंदगी, पूरा गंदगी, पॉलीथीन पड़ी हुई है, सारी चीजें एक तरह से पड़ी हुई है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हम संगम को साफ नहीं रख पा रहे हैं। निजी क्षेत्र को दे दो, चमका देगा टेम्स नदी की तरह, दे तो दे दीजिए, और हर आदमी से 10 रुपया, अगर 20 रुपया अगर उसने शुल्क वसूल दिया तो बड़े आराम से शुल्क भी देगा, और कुंभ नहा कर आएगा, घाट पर नहा के आएगा। कैसे नहा के आएगा घाट पर? क्योंकि रिक्शे की व्यवस्था करा देगी प्राइवेट सेक्टर, और सबका टाइमिंग और अलॉटमेंट कर देगी। जैसे मैं बनारस गया था, तो भाई स्टूडेंट से मैंने कहा तो प्रोटोकॉल लग गया था, तो मुझे 9 से 10 का टाइम प्रोटोकॉल में मिल गया, 1 घंटे का, कि बनारस की पूजा का प्रोटोकॉल 1 घंटे के लिए आपके लिए अलाउ कर दिया। तो 9 से 10 के बीच जब मैं गया तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत पूजा की। सिस्टम है, लेकिन धक्के में लाइन में लगा के लोगों की श्रद्धा बरकरार रखनी है,
लोग जब त्रस्त हो जाए तब फिर बाद में निकले बड़े अच्छे दर्शन हुए, ये कैसे कहेंगे? ये कैसे कहेंगे? लेकिन अब जैसे ही देंगे कुंभ को निजी क्षेत्र को तो क्या होगा? जब बनारस चली थी ना ट्रेन, तो मैं गया था, एक कोचिंग है बनारस में, बड़ी फेमस है, दिल्ली की ही है। तो कोचिंग में गया था तो वंदे भारत चली थी 2018 या 19 स्टार्टिंग हुई थी वो, ठीक है। 2 बजे चलती है वो बनारस से। जब मैं फर्स्ट टाइम बैठा उसमें तो फीलिंग हुई कि यार बहुत अच्छी ट्रेन चला रही है, क्योंकि लड़कियां सर्व कर रही थी उस समय, तो और अच्छी फीलिंग हो रही थी। एरोप्लेन वाली फीलिंग हो रही थी कि यार एरोप्लेन जैसे जा रहे हैं वैसे ही, खाना भी एक तरह से बहुत अच्छा दे रहे थे। तो ये क्या है? पैसा ज्यादा लगा लेकिन सर्विसेज अच्छी है। जब आप एक बार सर्विसेज का प्रयोग कर लोगे तो आप पे करोगे, आप पे करोगे। और गरीब आदमी कोई नहीं है दुनिया में। अगर कोई जनरल से चल रहा है तो इसलिए चल रहा है कि अकस्मात वो टिकट नहीं ले पाया है, हैं? ऐसा नहीं है, हैं? पास होगा इसलिए नहीं। दूसरा, अगर वो लंबे रूट में जा रहा है ना तो टिकट रिजर्वेशन लेकर जा रहा है, वो पास होगा इसलिए वो रिजर्वेशन का चार्ज नहीं देना पड़ रहा। और दूसरा, यहां क्या होगा कि जल्दबाजी में टिकट नहीं बनाया होगा। 2 ही कारण होंगे, तीसरा कारण नहीं है कि गरीब है कोई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आदमी दुनिया में गरीब नहीं है। जो आदमी कहता है ना गरीब है, वो 15,000 का मोबाइल रख के घूम रहा होगा और 300 रुपया रिचार्ज का दे रहा होगा महीने का, वही आदमी कहता है। तो गरीबी का आकलन आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। बढ़िया खा रहे होंगे, चाउमीन बर्गर खूब खा रहे होंगे, लेकिन है गरीब, तो गरीब नहीं है कोई भी आदमी आज दुनिया में। अमर्त्य सेन ने साफ कहा, अमर्त्य सेन ने कहा कि भारत में कोई गरीब है ही नहीं, मानसिक गरीब है, लोग खर्चा नहीं करते। अमर्त्य सेन ने अपनी किताब में कहा, नोबेल पुरस्कार मिला उस आदमी को इस बात के लिए कि भारत में कोई गरीब है ही नहीं, मानसिक गरीब है, लोग खर्चा नहीं करते क्योंकि बचत पर निर्भर होकर रहना चाहते हैं। शहरों में नहीं घूमे हैं। आपके पास पैसा होगा ना, आपका दोस्त यही कह देगा समोसा खिलाओ, तुरंत कहेगा पैसा नहीं है मेरे पास। समोसे से अमीरी कैसे तय नहीं होगी? 10 रुपए अगर आप डिमांड करोगे तो समोसे वाले को रोजगार मिलेगा। हर आदमी डिमांड तो करे। अब आप रखे होगे तकिए के नीचे, अब वो पैसा एक तरह से बेकार हो गया। अर्थव्यवस्था की फ्लो में आएगा पैसा तभी तो होगा। और यही तो कह रहे हैं कि लोगों को समझाना पड़ेगा कि भविष्य के सोच के कारण से आप सेविंग ज्यादा करने में लगे हुए हो। हमारे पास में अगर देखा जाए ना 20,000 रुपया डला हुआ है बस, और वो भी पता नहीं कब खर्च हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन 5-6 दिन में फिर कुछ आ जाएगा, फिर ऐस करेंगे, फिर आ जाएगा, फिर ऐस करेंगे। ज्यादा हो जाता है, हरिद्वार निकल जाता हूं। अर्थव्यवस्था तो यही कहती है ना, अर्थव्यवस्था ये है कि भाई खर्चा करो, जितना खर्चा करोगे उतना अर्थव्यवस्था में डिमांड होगी, डिमांड होगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। डिमांड तो करनी ही पड़ेगी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन तभी बढ़ेगा, उत्पादन तभी बढ़ेगा। इंदिरा गांधी ने क्यों नेशनलाइजेशन किया? छोटी छोटी बचतों को बैंकों में लाना था। जनधन अकाउंट क्यों खुलवाए गए? कि जो आप घर में अर्थव्यवस्था में रखे हुए हो वो बैंक में आए, मुद्रा गुणक हो, डिमांड क्रिएट हो। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है ना। इंदिरा गांधी ने साफ कहा छोटी छोटी बचतें जो घरों में रखी हैं
उन बचतों को बैंक में लाने के लिए मैं राष्ट्रीयकरण कर रही हूं। राष्ट्रीयकरण का मेन उद्देश्य पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है। तो अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने से होगा, बचत करने से कुछ नहीं होगा। पैसा सर्कुलेट होता है, पैसा सर्कुलेट होता है हमेशा ही। आप मांग करोगे अर्थव्यवस्था में तो अपने आप ही क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा वाला निवेश और विनिवेश क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, रणनीतिक विनिवेश समझ में आ गया। 74% उनको दे दिए, 26%। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन चलते हैं। यहां भी आमदनी 58 और यहां भी। अब एक घाटा होगा जो कि दोनों चीजों से निकल कर आएगा। ठीक है, उस घाटे को कहेंगे क्या? बजटीय घाटा। समझना, बजटीय घाटा बराबर राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। माइनस राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। राजस्व आय कितना है? पूंजीगत आय, व्यय और प्लस पूंजीगत व्यय, यही है ना। राजस्व घाटा, बजटीय घाटा कितना? माइनस 100 रुपया या 100 रुपया। ठीक है, यही है ना। अब मनमोहन सिंह 1991 में आए। मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र में उनको भी नोबेल मिलना चाहिए, जो उनके द्वारा दिया गया काम है, बहुत सराहनीय काम रहा। ठीक है, अब मनमोहन सिंह जो है वो आए, बोले अरे यार तुम लोग तो एक गड़बड़ कर रहे हो, एक गड़बड़ कर रहे हो। अपने घाटे को तो तुम जीरो भी कर सकते हो, इस घाटे को क्या कर सकते हो? जीरो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जीरो? ठीक है, बोले पूंजीगत, ये तो हमारी फिक्स है इनकम। भाई जीएस वर्ड ने जितना तय किया उतने से ज्यादा तो देगा नहीं ना। ठीक है, उतने से ज्यादा तो देगा नहीं जितना तय किया है। अब जाहिर सी बात है क्या, पूंजीगत आय जहां से प्राप्ति हो रही, दो तरीके से हो रही, एक कैसे और एक कैसे हो रही है? उधारियों से। ठीक है, अब विनिवेश से प्राप्ति हो रही है और दूसरा क्या है? अगर मुझे इसे घाटे को जीरो करना है तो हम क्या करें? मान लेते हैं विनिवेश से हमें मिला 15 पैसे और उधारियों से मिला 35 रुपया, तो टोटल हमको मिला कितना? विनिवेश से कितना? मैंने अपनी कंपनियों के शेयर बेचे कितने? 15 रुपए के, और 50 रुपए मुझे क्या मिले? उधारी मिली। ठीक है, अब जब उधारी मिली तो मैं इस घाटे को जीरो करना चाहता हूं, बजटीय घाटे को। कैसे हो सकता है? अगर मैं उधारी ज्यादा ले आऊं तो घाटा क्या होगा? बजटीय घाटा क्या हो जाएगा? बजटीय घाटा जीरो हो जाएगा कि नहीं? क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि 50 प्लस ये 150 हो जाएगा तुरंत, माइनस 100 प्लस बजटीय घाटा
सरकार तो अपनी पीठ थपथपा देगी अगर उधारी बढ़ा दिया। ये तो गड़बड़ है ना। उधारी तो लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज क्रिएट करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि मेरा घाटा कम है। उधारी क्या है? वापस करोगे ना। तो उधारी तो दायित्व है ना, विनिवेश दायित्व नहीं है। चलो ठीक है, अपना कमरा बेच दिया भैया, संपत्ति बनाई थी, कमरा बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उधारी लाके आप अपने घाटे को क्या कर सकते हो? लेकिन दायित्व तो क्रिएट कर ही दिया ना। तो ये तो बात ठीक नहीं है। ठीक है? नहीं, मनमोहन सिंह का ये तो ठीक नहीं है यार। तो अपने घाटे को कम दिखा रहे हो, ये एक्चुअल घाटा नहीं है। घाटा तो ये है कि आपकी उधारियां आपका पार्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी उधारियां घाटे का पार्ट नहीं होनी चाहिए। अर्थात आपका क्या होना चाहिए? राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, किसको छोड़कर? ये पार्ट नहीं होना चाहिए आपके घाटे का। अब बताओ कितनी प्राप्ति हुई है आपकी? नहीं तो अपने घाटे को तो आप जीरो दिखा दोगे। ठीक है? माइनस राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, टोटल घाटा कितना हो गया? राजस्व आय कितनी है? पूंजीगत आय कितनी है उधारियों को छोड़कर? 100 प्लस कितना घाटा हुआ? ये है एक्चुअल में आपका घाटा। एक्चुअल में घाटा तो यही है ना। एक्चुअल में घाटा तो यही है कि आप उधारियां ला के अपने घाटे को तो जीरो भी कर सकते थे। यही घाटा कहलाता है राजकोषीय घाटा। समझ में आया? राजकोषीय घाटा, यही घाटा क्या कहलाया? जिसमें उधारियां शामिल ना हो। ठीक है? हम ऐसे भी लिख सकते थे, बजटीय घाटा माइनस उधारियां, है ना। बजटीय घाटा कितना हुआ था? माइनस में था। माइनस उधारियां कितनी है? 35 माइनस माइनस प्लस 135। बजटीय घाटा तो -100 था ना, नहीं था? बजटीय घाटा तो -100 था और -100 तो -100 रख दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस उधारियां। ऐसे लिख सकते हो या दूसरे ढंग से लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। बजटीय घाटा अगर माइनस नहीं कैलकुलेट करोगे, प्लस उधारियां, ऐसे भी कर लो। अगर